हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता था V इज इक्वल्स टू IR, जहां पे हमने ये बताया था कि जो R है वो रेजिस्टेंस होता है। फिर मैंने ये कहा था रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की या किसी भी कंडक्टर की जो करंट को आगे जाने से रोकता है। ठीक है, करंट को आगे बढ़ने से कुछ हद तक रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की भी क्या होगी, ये कांस्टेंट होता है। पहली बात तो SI यूनिट होगी, जो वो SI यूनिट होगी रेजिस्टेंस की वो क्या है, ओम। ये सिंबल है आपका ओम का, और ये हम इसको ओम को इस तरह से लिखते हैं OH ओम। इसी के भी आपके क्या था, आपके पास ओम्स लॉ आया था V इज इक्वल्स टू IR। हम ओम्स लॉ के बारे में आगे भी देखेंगे, लेकिन ओम्स लॉ को आगे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है एग्जाम में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस मेरा किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब आपको पता है कि जो करंट है वो किसी भी कंडक्टर में से ही फ्लो करेगा, तो उसकी लेंथ क्यू। ऐसा देखा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर L के। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, यानी कि L के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको पता होगा, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब अगर मेरे पास लेंथ किसी भी कंडक्टर की बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, उसके अंदर बढ़ जाएगा। किसी कंडक्टर की मेरे पास लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंथ अगर मेरी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, कम होगा। हम इसके भी आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, फिर मेरे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या बहुत से लोग क्या लिखते हैं, एरिया लिख देते हैं, वो गलत है। अब मेरी बात को सुनिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहली बात तो ये क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है। ये मान लो मेरे पास एक क्या है, कंडक्टर। जनरली हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर यानी कि जो मेरे पास वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, अगर कुछ नहीं माना गया है, कुछ नहीं बोला गया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये वायर है, ये पूरा एरिया नहीं देखना, जो उसकी माउथ वाला पार्ट है जिसे मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, यानी कि जो ब्लू कलर का जो माउथ वाला पार्ट है, ओपनिंग है जो माउथ, इसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता चल गया होता क्या है। अब आप देख सकते हो कि ये पार्ट क्या था, सर्कुलर फॉर्म में, तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल देखना पड़ेगा। अगर ये मान लो मेरे पास किसी रेक्टेंगुलर शेप का होता तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखता, इसी तरह से। लेकिन जनरली सर्कुलर शेप का ही आएगा अनटिल अनलेस कुछ और बोलता है। अगर वो कुछ और नहीं बोलता तो उसको सर्कुलर शेप का ही लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली वायर हमारी क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप, और सिलेंडर होगा तो लास्ट का जो एंड पार्ट यानी कि माउथ होगा वो सर्कुलर ओपनिंग होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अब देखते हैं जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। कहने का मतलब R मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। कहने का मतलब एक तो पहले हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डिवाइड में लिखते हैं। दूसरी चीज
अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए जो थिक वायर्स होती हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और जो थिन वायर्स होती हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि मेरी जो वायर है यानी कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, हर एक मटेरियल के पास अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है। ईच मटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अब एक नई टर्म आ गई रेजिस्टिविटी की। सर रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी कंडक्टर या मेटल के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द कंडक्टर। कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से या करंट को फ्लो करने से जो रोकता है वो कुछ एबिलिटी तो होगी, वो कुछ पावर तो होगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो रेजिस्टिविटी है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो रेजिस्टिविटी है। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अपनी अलग होती है। रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो सिंबल से, इस सिंबल से। मैं दोबारा बताता हूं, आप इस तरह से बनाएंगे। दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो आप समझ सकते हो रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई, जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्लियर? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे देखेंगे, जो रेजिस्टिविटी है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट फैक्टर है। कहने का मतलब लेंथ के यानी कि कंडक्टर की लेंथ के या कंडक्टर के एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पे। लेंथ एंड एरिया डजंट इफेक्ट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं डालते हैं। क्लियर? हम इसके बारे में देखेंगे अभी। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक फैक्टर और है, उससे पहले हमें रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करना है। जैसे कि हमने पहले दो पॉइंट्स में ये देखा स्टूडेंट्स, जो आपके पास रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ कंडक्टर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं L/A, क्योंकि A डिवाइड में है और L न्यूमरेटर में है। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हटाकर इक्वल टू का लगाने के लिए किसी भी एक कांस्टेंट की हेल्प रहती है। इस केस में वो कांस्टेंट कौन आया था? ये रो सिंबल। रो मतलब रो, RHO, रो सिंबल मतलब रेजिस्टिविटी। तो ये क्या था? एक कांस्टेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। ठीक है, इस तरह से मेरे पास रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला डिराइव हो गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है तो ये पता है ये क्या था? R। ये A इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई। ये L यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहां जाके डिवाइड।
ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालते हैं। आर, आर का मतलब रेजिस्टिव एसआई यूनिट क्या थी रेजिस्टेंस का? ओम। ए, एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या था? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बच गया क्या? ओम मीटर। तो ये आपके पास क्या थी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। एक बचा हुआ फैक्टर जो आपके पास रह गया है, एक बचा हुआ फैक्टर जो होता है टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये आपके पास एक कंडक्टर यानी कि एक वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। पहले तो देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या होता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज पार्टिकल्स हैं। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अब कभी भी आप देखते हैं कि आप पार्टिकल्स की बात करती हैं, आप वाटर को बॉईल करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट आ जाती है, वो आगे की तरफ या ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो इन पार्टिकल्स में भी क्या होता है, एक मूवमेंट आ जाती है, फिर ये भागते हैं। अब इनके पास जब वो भागते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करते हैं, तो उनका कोलिजन टेक प्लेस करता है। क्या होता है? कोलिजन टेक प्लेस। ऐसा नहीं है कोलिजन पहले नहीं था, कोलिजन पहले भी था जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, लेकिन वो पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। कोलिजन के ज्यादा होने की वजह से, अब एक बात बताओ, अब आगे वाला स्टूडेंट भाग रहा है और मैंने उसको टक्कर मारी, तो क्या होगा? उसकी स्पीड कुछ तो रिड्यूस हो जाएगी, कुछ रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स यहां से वहां नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। आगे बढ़ने से रोकना ही क्या बताया था? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसको टक्कर लगाई, टक्कर लगाने के बाद उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, यानी कि वो चल तो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। जिस स्पीड से टक्कर लगने के बाद वो चला, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है? घसीटते हुए चलना। तो वो घसीटते हुए चल रहा है, ऐसा नहीं चल नहीं रहा, चल तो रहा है लेकिन थोड़ा आराम से, कम चल रहा है। इसीलिए ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ज्यादा हीट यानी कि ज्यादा गर्म होने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्यों? अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो उसका मतलब उसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो डेड होते जा रहे हैं। अब वो डेड होते जा रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है मेरे पास रेजिस्टेंस स्क्वायर। ओके, चलिए आगे। हम अपने आगे आने वाली क्लास में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चार्ज। क्यू का मतलब क्या था? चार्ज। इसका एक और फॉर्मूला होता है एन इंटू में ई। यहाँ पे क्यू तो मतलब चार्ज, जिसने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसको देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्यू क्या है, ई क्या है। ठीक है, एन आपके पास क्या आते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अप्रोक्सीमेट इतना चार्ज होता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको एक चीज ये भी बताया था मैंने, Q इज इक्वल्स टू I इंटू में T। ठीक है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या था? I करंट इंटू में टाइम। अब मुझे पता है ये भी इक्वेशन थी 1, ये भी इक्वेशन थी 2, तो मैं क्या कह सकता हूं? दोनों को इक्वल रख सकता हूं। तो NE मेरे पास I इंटू में T के इक्वल आ गया। यहां से अगर मैं करंट निकालना चाहूंगा तो NE बाई में T भी लिख सकता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो
इस तरह से हम हमारे पास कुछ फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे और हम इन फॉर्मूलाज के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल।